नमस्कार मित्रों, मैं आपका साथी यदुवीर सोलंकी। मित्रों, अभी आप लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बहुत ही सरल सब्जेक्ट, राजस्थान का इतिहास। दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है ये, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। ध्यान से सुने। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप विगत क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास यही है। और मेवाड़ के इतिहास के तहत आपने गोहिल वंश पढ़ा। कौन सा राजवंश पढ़ा? गोहिल वंश। और गोहिल वंश में भी आप पढ़ रहे थे, गोहिल वंश का अंतिम शासक रतन सिंह रावल, यही था। इसका शासन काल भी मैंने आपको बताया था, 1302 से 1303। मैंने इस संदर्भ में भी चर्चा की थी कि इस रतन सिंह ने लगभग 1 से 1.5 वर्ष शासन किया था। ठीक भाई, इसके शासन के संदर्भ में कुछ गाइडों में ये 1301 से 1303 भी दे रखा है, बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में शासनकाल 1302 से 1303 ही दे रखा है। गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि इस बंदे ने 1 से 1.5 वर्ष शासन किया था। हम बात करें रतन सिंह की बात, तो रतन सिंह के संदर्भ में कल चर्चा हो गई थी। जो भी चर्चाएं थी महत्वपूर्ण कल हो गई थी, उनको मैं एक बार बता देता हूं। रतन सिंह की पत्नी का नाम क्या था? बताएंगे कोई? पद्मिनी। ठीक भाई। नेक्स्ट मैंने देखो चर्चा के तहत ही जो कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, आपको एक रानी पद्मिनी और रतन सिंह से जुड़े हुई पूरी एक स्टोरी भी बताई थी, और कहीं ना कहीं उसी स्टोरी के तहत क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। उससे आगे का घटनाक्रम आपको बताया जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मेरा नमस्कार। ध्यान से सुने। रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी। नेक्स्ट, यह गोहिल वंश का अंतिम प्रतापी राजा था, अंतिम शासक था। इसके बाद गोहिल वंश की समाप्ति हो गई। इसके आगे इस मेवाड़ पर शासन करता है सिसोदिया राजवंश, और वो किस घटनाक्रम के तहत आगे स्थापित होगा वो मैं आपको बताऊंगा। रतन सिंह और पद्मिनी की जो जानकारी मिलती है, हमें एक साहित्यिक रचना पद्मावत से प्राप्त होती है, जिसको लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने। लगभग 1540 में इसकी रचना हुई थी। एक ग्रंथ खजाइन उल फतू, जिसे तारीख इलाही के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लेखक कौन? अमीर खुसरो। उससे भी हमें कुछ ऑथेंटिक जानकारी इस रतन सिंह के संघर्ष की मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो पद्मिनी थी वो सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। पद्मावत के अकॉर्डिंग पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। आपको आगे बताएं तो जो पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्वसेन था और माता का नाम क्या था? चंपावती। पिता का नाम गंधर्वसेन और माता का नाम चंपावती। नेक्स्ट यदि हम देखें तो इस पद्मिनी के पास एक तोता था, हीरामन तोता, जिसके संदर्भ में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी कि पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली के अनुसार, या सलीम अली ने हीरामन तोते को अन्य क्या नाम दिया या किस नाम से उसे आगे अभी वर्तमान में जाना जाता है? तो आंसर था गागरोनी तोता। इसको अलेक्जेंड्रिया पैराकिट्स के नाम से भी वैज्ञानिक भाषा में जाना जाता है। और सलीम अली की पुस्तक का भी उल्लेख किया था, द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स, द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पद्मिनी की जानकारी रतन सिंह रावल को देने वाले तोते का नाम क्या था? और आंसर आता है हीरामन तोता। ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मिनी की जानकारी
अलाउद्दीन खिलजी को देने वाले धूर्त ब्राह्मण का नाम क्या था? तो आंसर आता है राघव चेतन। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी का इस चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण का कारण क्या था। आक्रमण के कारण के तहत आपको मैंने कार्ड 3 बताए थे। कितने बताए थे? 3। साम्राज्यवाद, अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना और पद्मिनी को प्राप्त करना। हाँ जी, मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण का कारण क्या था, जिसके संदर्भ में चर्चा हुई थी। अब देखो, इसमें एक कारण बताया था, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर विगत क्लास की ही चर्चा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट जो है अपना वो कमेंट लिख सकता है, बता सकता है कि सर इसको स्पष्ट करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि जिज्ञासा के तहत आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर मैं दूंगा। चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण, आक्रमण का कारण, तो यदि हम देखें तो कल मैंने ये लिखा भी था, नोट भी किया था, एक कारण साम्राज्यवाद। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो आरएस 2007 में भी आ चुका है। साम्राज्यवाद, देखो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे आक्रमण का कारण साम्राज्यवाद कैसे था, मैं आपको बता देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान से सुनना इस तथ्य को, वर्ष 98-99 ईस्वी में 1298-99 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करने सेना भेजी थी। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए क्या भेजी थी? सेना। देखो मान लो ये भारत है, ये गुजरात और ये है दिल्ली, ठीक है। हम बात करें यहां तो आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी वर्ष 98-99 ईस्वी में। एक्चुअली गुजरात पर आक्रमण का कारण क्या था? क्योंकि गुजरात उस समय भी एक धनी राज्य था। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में धनी हो, पहले भी ये धनी राज्य था गुजरात। और यहां पर तत्कालीन समय में भी गुजरात में 2 प्रमुख बंदरगाह थे, खंभात और भड़ौच। खंभात और भड़ौच। अब जहां बंदरगाह होंगे वहां पर क्या होगा? आयात निर्यात होगा, और जहां आयात निर्यात होगा उस स्थान पर कौन सा वर्ग पनपेगा? सीधा सा आंसर है व्यापारी वर्ग। और जहां व्यापारी वर्ग होगा वहां पैसा अपने आप होगा। तो गुजरात को लूटने के लिए, गुजरात की संपदा को लूटने के लिए दिल्ली का चाहे कोई भी शासक रहा, सबने इस गुजरात पर आक्रमण किए, गुजरात की संपत्ति का दोहन किया। तो आपको बता दें कि इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी। मैंने विगत समय में चर्चा के तहत यह भी बताया था, जब मैं समर सिंह पढ़ा रहा था, तो समर सिंह ने इस सेना को रास्ता प्रदान किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, लेकिन भारी कर के बदले किया था, भारी कर के बदले। अतः अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासकों से रुष्ट या नाराज तो उसी समय से हो गया था। तो यहां जब ये आक्रमण करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से बीच में राजपूताना पड़ता है, और राजपूताना पड़ता है तो इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवाद के तहत, महत्वाकांक्षा के तहत इस रास्ते को सुगम या बाधा रहित बनाने के लिए राजपूत रियासतों पर आक्रमण किए, चाहे वो रणथंभौर पर आक्रमण होना हो, चाहे जालौर पर आक्रमण होना हो, चाहे मेवाड़ पर आक्रमण का होना हो। एक्चुअली साम्राज्यवाद के तहत ये आक्रमण किए गए थे। बाकी की अदर ऑप्शंस में पद्मिनी को प्राप्त करना भी हो सकता है। बाकी मेन ऑप्शन आंसर क्या था? साम्राज्यवाद। ये बात विशेष ध्यान रखना। मैंने ये बात कल बता दी थी। नेक्स्ट मैंने इसी के दौरान आपको कल बताया था
कि खजाइन उल फतह के अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 28 जनवरी 1303 को, और इस चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था 26 अगस्त 1303 को। तो ये तथ्य भी आपको नोट करना होगा, जिसको मैं अभी डाटा के तहत लिखा दूंगा। एक और बात बताई थी मैंने, इसी संघर्ष के तहत गोरा बादल, अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के संघर्ष के मध्य ही गोरा बादल जो वीर सेना नायक थे रतन सिंह के, अगर हम बात करें तो ये गोरा बादल पद्मनी, रानी जो पद्मनी थी उसका चाचा और उसका भाई था। ठीक भाई, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि गोरा बादल कौन थे, तो पद्मनी का चाचा वे भाई। ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें हम, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। देखो साका घटित हो गया इसी क्रम में, साका के संदर्भ में कल चर्चा हो गई थी। साका कब हुआ? 1303 में। उस समय केसरिया किसने किया? केसरिया किया रतन सिंह रावल के नेतृत्व में हुआ था, और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी पद्मनी के नेतृत्व में। ठीक भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को। किसको नियुक्त किया था? ये बात विशेष ध्यान रखना। और चित्तौड़ का नाम बदलकर रख दिया था खिजराबाद। क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद। तो ये तो बात हुई विगत क्लास की, जिसमें हमने कुछ चर्चा की थी। लेकिन अभी आपको इस क्लास के अंतर्गत क्या जानना है, मेन पॉइंट क्या है, वो ये होंगे कि चित्तौड़ जिसका नाम खिजराबाद रख दिया गया था, उस पर शासन खिज्र खां करने लग गया। तो खिज्र खां के बाद शासक कौन आया? और इसी चित्तौड़ पर, इसी मेवाड़ पर सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की और किस परिस्थिति में की, किसको पराजित करके की? और ये सिसोदिया सरदार हम्बीर था कौन? किसका पुत्र था, किसका पौत्र था, किसका वंशज था? ये सारे पहलू आपके सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले जो कल डाटा बताया था उसके कुछ पॉइंट हैं, वो नोट करने पड़ेंगे। तो मैंने अंतिम पॉइंट क्या लिखाया उसको बता दें। नहीं, वो तो अलग था। कारण लिखिए, लिखो, नेक्स्ट लिखो। मैंने विगत क्लास में ही मैंने आक्रमण के कारण बताए, बस उसके बाद जो मैटर है उसको नोट करें थोड़ा सा स्पीड में। लिखें, अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला। चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाला और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह रावल और इसके वीर सेना नायक रतन सिंह रावल और इसके वीर सेना नायक गोरा बादल के आगे कोष्टक में लिख देना, रानी पद्मनी के
चाचा व भाई, क्रम से चाचा व भाई। वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी ने, और रानी पद्मिनी ने महल की स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, महल की स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। नेक्स्ट लिखो, चित्तौड़ का प्रथम शाका, फैसला लिख दो 1303। अब केसरिया प्लस जौहर का घटनाक्रम ऊपर लिखा हुआ है, मैंने लिखाया है कि रतन सिंह ने केसरिया किया उसके नेतृत्व में और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, पद्मिनी के। नेक्स्ट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया, खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया, और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। ठीक भाई, वैसे आपकी कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि विगत क्लास में इससे रिलेटेड मैटर थोड़ा सा रह गया था, कोई जिज्ञासा हो तो आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे, पूछ लेना। लेकिन अभी आगे क्या होता है वो ध्यान से सुनना, इस तत्व को, बहुत जरूरी है। मैं आपको मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ाया, कौन सा, गुहिल वंश, और गुहिल वंश का भी अंतिम राजा कौन हुआ, अंतिम शासक कौन हुआ, रतन सिंह। कौन हुआ, रतन सिंह। ठीक भाई, गुहिल वंश का अंतिम शासक, गुहिल वंश का अंतिम शासक। शासनकाल भी मैंने कल बता दिया था, 1302 से 1303। ठीक, 1303 में ये बंदा मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया इससे चित्तौड़ पर, किस पर, चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का नाम क्या हो गया, खिजराबाद। यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी है तुम्हें, कोई तथ्य अगर पूछना हो, खिजराबाद हो गया। और रतन सिंह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त कर दिया, खिज्र खां को। ठीक भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये चीज मैं आपको नोट भी करा चुका हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो देखो आपको पता है, इसके बाद यहां इसी मेवाड़ पर शासन करेगा आने वाले समय में। मेवाड़ पर कौन सा राजवंश शासन करेगा, सिसोदिया वंश। मैं बता देता हूं, सारी चीजें निश्चिंत रहें, क्योंकि आप बाद में जुड़े थे तब आप इस चर्चा को कर रहे हैं, बाकी मैं बताता हूं, निश्चिंत रहें। और सिसोदिया वंश में भी शासक कौन आता था, आया हम्बीर, राणा हम्बीर, जिसका शासन काल इतिहास में 1326 से 1364 पढ़ा जाता है। ठीक भाई, अब मैं तो बस आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इस खिज्र खां जो कि इसके द्वारा शासक नियुक्त किया गया, खिज्र खां के बाद कौन शासक बना, और हम्बीर किसको पराजित करके इस चित्तौड़ पर अधिकार करता है। तो ध्यान से सुने, इसका मैं बता देता हूं
कि जो खिज्र खां था यहां शासक नियुक्त कर दिया गया, लेकिन हम्मीर जो था इस खिज्र खां पर आक्रमण करने लग गया छापा मार युद्ध पद्धति से। लेकिन इस तथ्य को जानने से पहले आपको मैं हम्मीर के बारे में बता देता हूं। आपने विगत क्लास में गोहिल वंश के तहत एक रण सिंह नाम का शासक पढ़ा था, और रण सिंह के दो छोरों का उल्लेख किया था मैंने, एक तो क्षेम सिंह और एक था राहब। ठीक भाई, ध्यान रखना। राहब के वंशजों में एक नाम आता है लक्ष्मण। क्या नाम आता है? एक्चुअली मैंने आपको बताया था रण सिंह ने अपने बड़े बेटे को तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो इस क्षेम सिंह ने गोहिल शाखा को आगे बढ़ाया था, जो कि मैं लिखा चुका हूं, आपके पास डाटा भी उपलब्ध है। और रण सिंह ने अपने छोटे बेटे को सिसोदा गांव भेंट में दिया था। कौन सा गांव भेंट में दिया था? तो सिसोदा गांव के स्वामी होने के कारण राहब के वंशज क्या कहलाएंगे? सिसोदिया। क्या कहलाएंगे? तो एक तो तथ्य स्पष्ट है कि गोहिलों से ही सिसोदिया निकले, दो भाई तो हैं, लेकिन एक ने गोहिल शाखा को आगे बढ़ाया, एक ने किस शाखा को जन्म दिया? तो सिसोदिया शाखा का जनक कौन? राहब। यही तो आया। तो एक तो चीज है गोहिली कौन है? सिसोदिया है। ये बात अलग नहीं करनी है। और किस प्रकार है वो आप देख सकते हो। इस राहब का आगे चलकर वंशज कौन आया? लक्ष्मण। लक्ष्मण के थे 7 बेटे। कितने बेटे? 7 बेटे। लक्ष्मण समकालीन किसके था? रतन सिंह के। किसके समकालीन था? रतन सिंह के। समझना तत्वों को। 7 बेटों में एक बेटे का नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह। अब 7 बेटों के नाम क्यों नहीं आए? क्योंकि अरी सिंह महत्वपूर्ण था। क्योंकि अरी सिंह महत्वपूर्ण कैसे बना? क्योंकि अरी सिंह का पुत्र कौन था? हम्मीर। अरी सिंह का पुत्र कौन था? हम्मीर। ठीक भाई, क्योंकि हम्मीर आगे चल के शासक के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए उसके पापा का नाम हाईलाइट हो गया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है, और वही महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ी जाती हैं जो निश्चित रूप से घटित हो चुकी हों। तो यहां आप देखें तो ये राहब का वंशज, लक्ष्मण का पोता और अरी सिंह का पुत्र, ये तो क्लियर ही हो गया। राहब का वंशज, लक्ष्मण का पोता और अरी सिंह का पुत्र। कौन? हम्मीर। क्लियर। अब मैं बता देता हूं कि जब रतन सिंह का संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी से हो रहा था, उस समय चूंकि भाई रतन सिंह शासक था, तो लक्ष्मण एक सामंत के रूप में था, लेकिन इनका परिवारजनी था। जब शासक विपत्ति में होगा तो सामंत अपने सेना लेकर के जाते हैं संघर्ष करने के लिए। तो लक्ष्मण भी अपने 7 बेटों के साथ संघर्ष के लिए गया था। किससे संघर्ष करने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी से। किसके साथ के? रतन सिंह के साथ। लक्ष्मण स्वयं मारा गया और इसके 7 बेटे मारे गए, मर गए। इनमें अरी सिंह भी इन्वॉल्व है, मर जाने दो। लेकिन उसी आगे चलकर उन 7 बेटों में से अरी सिंह का पुत्र संघर्ष करता है। संघर्ष करता है। संघर्ष के तहत हम्मीर छापा मार युद्ध पद्धति से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। किस युद्ध पद्धति से? छापा मार युद्ध पद्धति से। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है, राजस्थान में छापा मार युद्ध पद्धति का जनक किसे माना गया? तो आंसर हम्मीर ही आता है। पहला अच्छा क्वेश्चन। वैसे तो किताबों में तो भारत में ही बताया गया है कि भारत में छापा मार युद्ध पद्धति प्रणाली या युद्ध प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? हम्मीर ने। वैसे आप देखें तो छाप गुरु की उपाधि धारण की थी राणा कुंभा ने। छापा मार युद्ध पद्धति का राजस्थान में बृहद प्रयोग किया था, महाराणा प्रताप ने भी किया था। बाकी इंडियन हिस्ट्री में देखें तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया शिवाजी ने। बाकी की छापामार युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है राजस्थान में? हम्मीर को। अब ये बंदा इस पर आक्रमण करने लग गया। ये खिज्र खां परेशान,
इसने अपने पापा को मैसेज किया, संदेश भेजा कि पापा जी मैं तो परेशान हूं, मुझे तो आप वापस बुला लो, किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर दो। अलाउद्दीन खिलजी ने इस खिज्र खां से कहा कि भाई ठीक है हम बुला लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को भेजेंगे वो भी उतना ही परेशान रहेगा। मैं कोई व्यक्ति देखता हूँ राजपूताना से रिलेटेड हो और स्थितियों को संभाल सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूँ और तुरंत वहां पर भेजता हूँ और तुम्हें बुला लूंगा। संयोग से आने वाले समय में एक ऐसा व्यक्ति मिल भी गया। आप राजस्थान इतिहास में एक बड़ा नाम पढ़ते हैं चौहान शासकों के अंतर्गत, और वो नाम आता है कानड़ देव चौहान। सुना होगा आपने। कानड़ देव चौहान का संघर्ष होता है अलाउद्दीन खिलजी से 1311 ईस्वी में। कब होता है? और उस संदर्भ में आपने बीरमदेव फिरोजा प्रेम कथा का भी उल्लेख देखा होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब आपको चौहान पढ़ाए जाएंगे तब बताया जाएगा। जब संघर्ष होता है कानड़ देव चौहान का, तो कानड़ देव चौहान संघर्ष करते हुए अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। उसका पुत्र बीरमदेव चौहान भी वीरगति को प्राप्त होता है। लेकिन इस कानड़ देव चौहान का एक भाई था, और आप शायद जानते हो उसका नाम था मालदेव चौहान। क्या नाम था? मालदेव चौहान। मैं आपको बता दूं, मालदेव चौहान। और मालदेव चौहान को इतिहास में एक और नाम से जाना जाता है, मूछाला मालदेव। ठीक भाई। वैसे मालदेव नाम से प्रसिद्ध राजा राठौड़ वंश में भी हुआ है, मालदेव राठौड़, राम मालदेव। ठीक भाई, तो वो बात अलग है। तो ये मालदेव चौहान था, ये कानड़ देव चौहान का भाई था। और जो संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव चौहान के मध्य, उस संघर्ष के दौरान किसी प्रकार से ये बच गया था। और बचने के बाद इस मूछाला मालदेव ने या मालदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की सहानुभूति अर्जित कर ली कि साहब मैं तो गलत नहीं हूं, भाई और भाई का लड़का गलत हो सकता है, बस मुझे तो आप सेवा का मौका दें। सहानुभूति अर्जित कर ली, और कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को इस पर विश्वास भी हो गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खिज्र खां को तो बुला लिया और इसे कहां का चित्तौड़ का प्रशासक बना। तो खिज्र खां के बाद चित्तौड़ का प्रशासक कौन बना? मालदेव चौहान या मूछाला। अब हम्बीर जो है वो तो अब इस पे चालू हो गया, वो तो प्रक्रिया को बनाए हुए छापामार युद्ध पद्धति से इसको परेशान करने लग गया। अब ये भी बड़ा परेशान। देखो लगभग ये आपको बता दूं 1313 में ये शासक नियुक्त किया था, किसको? मालदेव चौहान को। इसके बाद लगभग 1318 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ये भी मर जाता है। इसका छोरा शासक बनता है जैसा या जय सिंह, जिसे एक गाइड में बनबीर नाम से भी दे रखा है, ये शासक बन। अब ये देखो हम्बीर इस पे भी चालू हो गया। ठीक भाई, छापामार युद्ध पद्धति से इसको भी। अब इस व्यक्ति को 1326 में पराजित करके हम्बीर ने चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव डाली। तो किसको पराजित करके? जैसा या जयसिंह को पराजित कर। तो चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? हम्बीर ने। हम्बीर किसका पुत्र था? अरिश सिंह का। किसका पौत्र था और किसका वंशज था? राहब का वंशज लक्ष्मण, और लक्ष्मण का पुत्र और अरिश सिंह का पुत्र कौन? हम्बीर। हम्बीर ने चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? 1326 में। नेक्स्ट, हम्बीर ने चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव किसको पराजित करके डाली? जैसा या जयसिंह किसके बाद शासक बना था? मालदेव चौहान को इतिहास में और किस नाम से जाना गया? मालदेव चौहान चित्तौड़ पर प्रशासक नियुक्त किसके बाद किया गया था? खिज्र खां को प्रशासक किसने नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस गुहिल वंश के अंतिम शासक को पराजित किया था? रतन सिंह। रतन सिंह के समय चित्तौड़ का प्रसिद्ध साका हुआ था, वो कब हुआ था? रतन सिंह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खिज्र खां के बाद चित्तौड़ का प्रशासक कौन बना था? मालदेव चौहान को अन्य किस नाम से जाना गया? मालदेव चौहान के बाद कौन प्रशासक बना? जैसा या जयसिंह को पराजित करके चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली?
हम्मीर ने कब डाली? 13 से 26 में। तो देखो हम्मीर जब आप पढ़ते हो तो हम्मीर का पहला पॉइंट ही बन जाता है। आप अब पढ़ने जा रहे हो, ये तो डाटा पूरा है, आप पढ़ने जा रहे हो, ध्यान रखना मेवाड़ के अंतर्गत ही, मेवाड़ के अंतर्गत सिसोदिया वंश, कौन सा राजवंश? सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश, और सिसोदिया राजवंश के अंतर्गत इस वंश से का संस्थापक कौन? राणा हम्मीर। एक चीज और ध्यान रखना, आप जो कह रहे हो अभी आंसर दिया उस पर थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए आप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिसोदिया शाखा का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर आता है राहब। लेकिन चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली, तो आंसर आता है हम्मीर। कौन आंसर आता है? तो इन दो तत्वों को अलग अलग करके रखना। ये हम्मीर राहब का वंशज था, लक्ष्मण का पोता था और हरि सिंह का पुत्र था। राणा हम्मीर के संदर्भ में जब आप पढ़ते हो तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, 13 से 26 ईस्वी में हम्मीर ने मालदेव चौहान जिसे इतिहास में और किस नाम से जाना गया? मूछाला मालदेव। मूछाला मालदेव के पुत्रों जैसा या जयसिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव डाली। अब ये बात विशेष ध्यान रखना कि यह जो हम्मीर था ये हरि सिंह का पुत्र था, लक्ष्मण का पोता था और राहब का वंशज। नेक्स्ट बात करें हम, हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। क्या कहा गया? उद्धारक। एक्चुअली हम्मीर ने मेवाड़ को विकट राजनीतिक परिस्थितियों से निकाला था, संकटकालीन समय से निकाला था। चित्तौड़ पर सिसोदिया वंश की नींव डाली, इसलिए क्या कहा गया से मेवाड़ का उद्धारक। इस थोड़ा सा इस पॉइंट के संदर्भ में हम आगे चल करके चर्चा भी करेंगे, क्योंकि एक आप भामाशाह पढ़ेंगे, ठीक है, उसके संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी, लेकिन बाद में करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो हम्मीर को राणा हम्मीर की बात हो रही है। हम्मीर को राजस्थान में छापा मार युद्ध पद्धति का जनक माना गया। वो प्रक्रिया मैंने बताई दी है आपको। नेक्स्ट, राणा हम्मीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया। अर्थात विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है कि विपरीत या विकट परिस्थितियों में भी सिंह के समान खड़ा रहने वाला, ये खड़ा रहा था लगातार। आप देखो 63 से लेकर के 63-26 तक का संघर्ष देखो आप,
बंदा डटा रहा है तभी तो सफलता मिली इसे। नेक्स्ट, रसिक प्रिया टीका में इसे वीर राजा कहा गया। वीर राजा कहा गया। नेक्स्ट एक अंतिम पॉइंट, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगौली के युद्ध में पराजित किया। ये तथ्य हैं जो इस हम्मीर से निकल करके आते हैं। और हम्मीर के बाद आप देखते हैं क्रम से क्षेत्र सिंह व लक्ष्य सिंह, और आगे चल करके चाहे मोकल हो चाहे कुंभा हो, सबको पढ़ा जाएगा। लेकिन ये कुछ सामान्य से तत्व हम्मीर से निकल के आते हैं। और हम्मीर से जुड़े हुए, देखो आपको मैंने बताया यहाँ से, ये सारी प्रक्रिया के तहत ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको यहाँ उनका उल्लेख भी कर दूंगा, पहले आप इसको